अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे मुझको अपने होम टाउन पुणे से ट्रांसफर हुए कि फिर से ट्रांसफर वह भी झारखंड सीमा के पास एक आदिवासी इलाके में हो गई थी। वैसे सरकार की तरफ से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, मगर परिवार की अपनी जिम्मेदारी भी होती है। सभी चीज होने के बावजूद भी मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी पत्नी सुमन और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से पत्नी को बच्चों के साथ पुणे में ही रुकना पड़ा। अब महीने में सिर्फ 1 या 2 बार मेरा पुणे जाना मुमकिन होता था, इसलिए मैं झारखंड अकेले ही अपने घर से चला गया था। वहां पहुंचते ही सुरेश ने गर्मा गर्म चाय से मेरा स्वागत किया था। सुरेश मेरा सहायक होने के साथ साथ बंगले का चौकीदार और माली सब कुछ था। सुरेश बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में अपनी पत्नी मंजू के साथ रहता था। मैं चाय पीते हुए पूछा, यह चाय तुमने ही बनाया है क्या? यहाँ कोई खाने पकाने वाली का इंतजाम होगा? इतने में सुरेश ने कहा, साहब पूछ कर बताता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद सुरेश वहाँ से चला गया। मैं बंगले का दरवाजा खोला तो बंगला बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। मैं सोच में पड़ गया, मैं इस बड़े से बंगले में साफ सफाई और खाना पीना अकेले कैसे कर पाऊंगा। इसके लिए तो मुझे काम करने वाले को रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी ऑफिस जाने में बहुत ही परेशानी आएगी। मैं परेशान सोच रहा था। इतने में मुझे ऑफिस से फोन आया और जरूरी काम के लिए मुझे आज ही ऑफिस जाना था। मैं जल्दी से बाथरूम से नहाने के लिए चला गया और मैं मन में सोच ही रहा था कि मैं बाहर ही जाकर नाश्ता कर लूंगा। जैसे ही मैं बाथरूम से नहाकर बाहर निकला, टेबल पे नाश्ता रखा हुआ था। ये देखकर मैं हैरान हो गया, यह किसने रखा है? फिर थोड़ी ही देर के बाद सुरेश भी वहाँ पर आ गया। मैंने पूछा, ये नाश्ता किसने बनाया है? उसने बोला, साहब ये मेरी बीवी मंजू ने बनाया है। अगर आपको मंजू के हाथ का खाना पसंद आए तो मंजू आपके लिए हर दिन खाना बना दिया करेगी और इस बंगले की साफ सफाई भी कर दिया करेगी। मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि ये आदिवासी इलाका था। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, किसी काम को मना ही नहीं करते थे। और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई थी कि मेरे बंगले के पीछे ही सर्वेंट क्वार्टर में सुरेश की पत्नी मंजू रहती थी। मैं खुशी खुशी सुरेश को बंगले के साथ सफाई और खाना बनाने की उसके पत्नी को काम पर रख लिया था। सुरेश ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि वह दिन के नाश्ते तो अपने घर से पैक करवा कर ला देगा, बाकी का खाना वह बंगले में आकर बना देगी। मुझे उसकी बातें से कोई ऐतराज नहीं था। वैसे तो बस अच्छा खाने से मतलब था। मैंने सुरेश को हाँ कर दिया और कहा, आज शाम से ही मंजू को मेरे खाने बनाने के कह देना। वह कहने लगा, साहब मंजू खाना पकाने की और साफ घर की साफ सफाई की पूरे 8,000 लेगी। अगर आपको इतने पैसे देना मंजूर है तो मैं आज शाम को ही मंजू को आपके बंगले पर भेज दिया करूँगा। ये सुनकर सुरेश ने भी हामी भर दिया। सुरेश तो नाश्ता लाया था और वह नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया था। मुझे मंजू का हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आया था। मैं 8,000 देने के लिए भी तैयार हो गया। सुरेश बहुत ही खुश हो गया और वह वापस अपने क्वार्टर में चला गया। मैं भी अपने ऑफिस के काम के बंगले से चला गया था। जब मैं शाम को घर लौटा तो उस समय बंगले में देखा कि सुरेश की पत्नी मंजू मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान था। वह तो बड़ी सी घूंघट लिए मेरे सामने आई थी। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन कट काठी से लग रहा था कि वह बहुत ही सुंदर होगी। लंबे लंबे बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। मैंने मंजू से कहा, मंजू रात के खाने में क्या बना है? वो कहने लगी, साहब मैं आज आपने पसंद का खाना बना दिया है। कल से आप मुझे बता कर जाए कि आपको क्या खाना है, मैं सब चीज बना दिया करूँगी। मैंने कहा ठीक है और मैं वापस अपने कमरे में चला गया। एक दिन मैं दोपहर का समय ऑफिस थोड़ी देर से जाने वाला था, तभी मुझे घर के पीछे क्वार्टर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किसी औरत की थी। मैं जब सुना तो मैं हैरान हो गया था। मुझे लगा किसी को मेरी सहायता की जरूरत है। मैं धीरे धीरे कदमों से जब क्वार्टर की ओर बढ़ने लगा, तभी एकदम से वो आवाज शांत हो गई और मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। मुझे पता नहीं है कि वह औरत कौन थी। इसी तरह रात गुजर गई थी और जब अगले दिन मंजू मेरे घर के बंगले पर खाना पकाने आई तो वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। मंजू भी मुझसे बहुत ही कम बात करती थी और मैं किसी पराई स्त्री से क्या पूछता, इसलिए मैं चुपचाप अपने अखबार को पढ़ रहा था। मैं मंजू से कहा, मंजू मुझे चाय पिला दो।
तुम्हारे हाथों का चाय बहुत ही स्वादिष्ट है और बिल्कुल वैसा ही चाय बनाना जैसे पहले दिन तुमने बनाई थी। उसने हामी भरते हुए किचन की ओर चली गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने मुझे चाय किचन से लाकर मेरे हाथों में थमा दी। उसके हाथों से चाय लेते वक्त मैं उसके हाथों में जख्म के निशान देख मैं हैरान हो गया था। मैं मंजू से कहा, मंजू यह निशान कैसा है? मंजू कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में चली गई। मैं उसको हाथों का जख्म को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था, पर मैं नहीं जानता था कि मंजू की जिंदगी में क्या परेशानी है। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और कमरे से दवाई का बॉक्स लाकर मंजू को हॉल में बुला लिया और उस पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। मैं नजर उठाकर पहली बार मंजू के चेहरे को देखा था। कितनी सुंदर, कितनी मासूम नजरें मिलती। मंजू ने अपनी आंखें झुका ली। अब तो अक्सर ही होने लगा था। सुरेश शराब पीने के बाद मंजू की पिटाई करता था। मंजू सुरेश की दूसरी पत्नी थी, पर बाप ना बनने में नाकाम होने पर अपना सारा गुस्सा उस पे निकालता था, मानो यदि मर्दानगी की निशानी हो। अब मुझे मंजू के दुख देखा नहीं जाते, मगर मुख दर्शन के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। वह चोट खाती रही और मैं उस पे मरहम लगाता रहा। हम लोग के बीच एक अच्छी हमदर्द का रिश्ता बन गया था। अब धीरे धीरे मंजू मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। अब तो खुद ही दवा लगाने के लिए मेरे आगे हाथ अपना बढ़ा देती थी। कभी कभी घर के परिवार की बातें भी कर लेती थी। मेरी पसंद नापसंद पूछकर खाना बनाने लगी थी। हम दोनों का दिल एक दूसरे का परवाह करने लगा था। 2 महीने के बाद जब मैं घर गया, वहाँ से लौटते वक्त मैं मंजू के लिए एक लाल रंग की साड़ी खरीदी। साड़ी पाकर मंजू बहुत ही खुश हो गई थी। इसी तरह कभी मंजू के आने से मैं जरा सा देर हो जाती तो मैं बेचैनी से घर से बाहर चक्कर लगाने लगता, इंतजार करता था। वह भी सुबह होते ही बंगले की तरफ ऐसी भागी आई थी जैसे कि कोई कैदी आजाद हुई हो। एक दिन मैं सुबह सवेरे बंगले के बाहर चक्कर लगा रहा था। सुबह के 8 बज रहे थे, मगर मंजू अभी तक नहीं आई थी। सुरेश भी अब तक नहीं दिखाई दे रहा था। मैं सुबह की चाय किसी तरह से अपने बनाकर पी लिया, मगर मुझे मजा नहीं आया था। मुझे तो मंजू के हाथ की बनी चाय पीने की आदत पड़ गई थी। कोई हलचल ना देखकर मुझको किसी अनहोनी का डर हो रहा था। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और भीतर का नजारा देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मंजू जमीन पे बेसुध पड़ी थी। सुरेश का कहीं अता पता भी नहीं था। मैं मंजू को होश में लाने का हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसने तो आंखें ही नहीं खोली। मैंने तो बड़ी मुश्किल से पानी के छींटे मारकर उठाया। जब उसे होश आया तो मंजू जोर जोर से रोने लगी थी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरे हाथ मंजू के माथे को सहलाने लगे। तो उसने बताया कि सुरेश शराब पीकर बच्चा ना होने की वजह से मंजू को मारता है, मगर सुरेश तो खुद में कोई कमी नजर नहीं आता और इस तरह अपनी मर्दानगी दिखाता है। मैं मंजू को पेन किलर का गोली देता तो थोड़ी ही देर बाद वो आराम कर अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। जब 2 दिन के बाद सुरेश आया तो मैंने उसे खूब डांटा और डराया कि अगर मंजू थाने में कंप्लेन कर देगी तो नौकरी भी चली जाएगी और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मगर फिर भी कभी कभार उसके अंदर का मर्द जाग उठा था। तभी डरी हुई मंजू एक दिन अपने पति को तलाक देकर अपने घर वापस लौट गई और सुरेश मंजू के चले जाने से और भी बर्बाद हो गया था। उसे अब मंजू के चले जाने का बहुत ही ज्यादा अफसोस था, पर जब मंजू उसके जिंदगी से बहुत दूर चली गई थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, कुछ सालों बाद ही मेरी भी पोस्टिंग नए जगह पर हो गई थी और अपने नई पोस्टिंग पर मेरा मंजू से कोई भी संपर्क नहीं रहा। कई बार उससे मिलने का सोचा, लेकिन नौकरी और परिवार की वजह से दोबारा मिल न सका। आज इस बात को 5 साल बीत गए, लेकिन मैं अभी तक मंजू के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब से हलचल पैदा हो जाती है। खैर, मंजू अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थी और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। सुरेश को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।